तैयारी स्टार्ट। आज़ादी के करीब 77 साल बाद भी यदि हम लैंगिक समानता के मामले में दुनिया में 77वें स्थान पर भी नहीं आ पाए हैं तो मानना पड़ेगा कि तमाम वादों और दावों के बावजूद इस मामले में रफ्तार अभी बहुत धीमी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ताज़ा रिपोर्ट चौंकाने वाली भी है और हमें सीख देने वाली भी। रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि भारत में आर्थिक लैंगिक समानता का स्तर बहुत कम है। साफ शब्दों में कहा जाए तो 146 देशों में हम 129वें नंबर पर ठहरते हैं। भारत में औसतन पुरुषों की 100 रुपये कमाई के मुकाबले महिलाएं 39.80 रुपये ही कमाती हैं। पैरा कमाई के मामले में इस पिछड़ेपन की बड़ी वजह महिलाओं को उनके श्रम का उचित मूल्य नहीं मिलना भी रहा है। भारत में जिस कार्य के लिए पुरुषों को 100 रुपये मिलते हैं उसी काम के लिए महिलाओं को केवल 52 रुपये मिलते हैं। खास बात यह कि आर्थिक लैंगिक समानता के मामले में हम पिछले साल 127वें नंबर पर थे, लेकिन अब 129वें स्थान पर जा पहुंचे हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं कि देश में महिलाओं के खाते में अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल हैं। फिर भी यह स्वीकार करना होगा कि महिलाओं को उनका हक दिलाने में जिस गति से काम किया जाना था हो नहीं पाया है। फोरम की रिपोर्ट से एक बात तो साफ हो जाती है कि महिला उत्थान के तमाम दावों के बावजूद देश में यह असमानता दुनिया में हमें सवालों के कटघरे में खड़ा तो करती ही है। सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या ऐसा पुरुष प्रधान मानसिकता के कारण है या फिर सरकारें इस दिशा में ठीक से काम ही नहीं कर पा रही। देश की महिलाएं आज राजनीति से लेकर प्रशासनिक उच्च पदों पर काबिज हैं। महिला संगठन भी अपने अपने तरीके से असमानता की इस खाई को दूर करने के लिए अनेक अभियान भी चल रहे हैं। इसके बावजूद सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर हम पिछड़ क्यों रहे हैं। क्या सरकारी योजनाओं में खामी है या फिर योजनाओं में जानबूझकर अड़ंगा लगाया जा रहा है। वर्ष 2047 तक विकसित देशों की श्रेणी में आने के हमारे लक्ष्य में यह असमानता बाधक हो सकती है। पैरा इस बाधा को दूर करने के लिए सबसे पहला काम महिलाओं की सत्ता में भागीदारी बढ़ाने का होना चाहिए। चिंता इस बात की है कि आज भी आधी आबादी की सत्ता में भागीदारी 15% से आगे नहीं बढ़ पा रही। जिस दिन समुचित भागीदारी हो जाएगी, असमानता दूर होने की प्रक्रिया स्वतः ही दूर हो जाएगी। जरूरत इस दिशा में ईमानदारी से काम आगे बढ़ाने की है। पैरा नई शिक्षा नीति के मानदंडों पर खरे नहीं उतरने वाले कॉलेजों की समीक्षा का काम अब इसे लेकर बनाई गई उच्च स्तरीय समिति करेगी। जाहिर है इन कॉलेजों की घोषणा करते समय इस बात की चिंता नहीं की गई कि जहां कॉलेज खोला जा रहा है वहां विद्यार्थियों की पर्याप्त संख्या हो पाएगी या नहीं। कॉलेज भवन और अन्य भौतिक सुविधाओं के बारे में सोचना तो इसके आगे की बात थी। कोड में खाज यह कि वाहवाही लूटने के लिए पिछले सालों में बजट दर बजट कॉलेज खोलकर इनका संचालन राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी राजसेस के जिम्मे कर दिया गया। ऐसी जगहों पर कॉलेज खोल दिए गए जहां आसपास के गांवों को मिलाकर 50 का नामांकन भी नहीं हो सका।
होना तो यह था कि जिन जनप्रतिनिधियों के दबाव में ये कॉलेज खुले, वे जनप्रतिनिधि यहाँ छात्र छात्राओं का दाखिला कराने में भी ताकत लगाते। हैरत की बात यह है कि बजट सरकार का, जमीन सरकार की और छात्रवृत्ति का भुगतान भी सरकार ही कर रही है, पर कॉलेजों का संचालन खुद करने के बजाय उनको सोसाइटी के भरोसे छोड़ दिया गया। राजसेस के माध्यम से संचालित होने वाले इन कॉलेजों में चहेतों को अस्थायी शिक्षकों के रूप में उपकृत करने का रास्ता भी खुल गया। इनमें अधिकांश कॉलेज किराए के भवनों, दूसरे सरकारी शिक्षण संस्थाओं व अन्य इमारतों में चल रहे हैं। पैरा वर्ष 2019 में पिछली सरकार ने सबसे पहले 20 कॉलेज बिना जरूरी संसाधनों के खोल दिए। लंबी लड़ाई के बाद बजट जारी हुआ। इसके बाद सरकार ने वर्ष 2020 से लेकर 2022 तक ऐसे कुल मिलाकर 300 से ज़्यादा कॉलेज खोल दिए। सोसाइटी के जरिए इंजीनियरिंग कॉलेज संचालित करने के खराब अनुभवों से सबक लिया जाता तो कॉलेजों के रिव्यू करने की नौबत ही नहीं आती। सीधा सा सवाल है कि जब 30,000 से ज़्यादा फीस लेने वाले 60 इंजीनियरिंग कॉलेजों को ही सोसाइटी नहीं चला पाई तो महज 1200 रुपये प्रति छात्र फीस लेने वाले ये कॉलेज कैसे चल पाएंगे। अच्छा तो यह होता कि सरकार छात्र संख्या का अनुमान लगाकर पहले संसाधन जुटाती और इसके बाद कॉलेज खोलने का ऐलान करती। कॉलेज ही नहीं, स्कूल अस्पताल खोलने में भी सरकारों का ऐसा ही रवैया सामने आता है जो उचित नहीं कहा जा सकता। स्टॉप।